जिसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैसे किया होगा भाई, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। ऑल्दो हमने कैटलिस्ट के बारे में आपको नहीं बताया, तो ये तो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था। स्टूडेंट, टिल नाउ वी हैव लर्न कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उनको केमिकल रिएक्शन में कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा रेट लॉ, फिर उसके बाद हमने देखा मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। तो हमने देखा कंसंट्रेशन के साथ, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ने हमें वो बताया। फिर उसके बाद हमने हाफ लाइफ देखी, फिर उसके बाद हमने कुछ ग्राफ देखे, और उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसके कुछ मेथड्स देखे। तो अब हम आ रहे हैं, हमने रेट लॉ में जो देखा वो देखा कि कैसे हमारा रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा रेट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। तो हम जनरली जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन में जनरली ज्यादातर रिएक्शन में जब भी हम 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं हमारे टेम्परेचर को, या तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन कह लो, एक ही बात है, वो बराबर ही है दोनों स्केल पे। तो अगर हम दोनों में इंक्रीज करते हैं, या 10 डिग्री कर लो, 10 यूनिट कह लो, 10 केल्विन कह लो, अगर तीनों में कोई भी एक चीज करते हैं हम, तो आपका जो रेट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और कुछ कुछ रिएक्शन में ट्रिपल भी हो जाता है। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं, अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं तो रेट कांस्टेंट भी हमें क्या ही बताता है, जनरली रेट के बारे में बताता है। बहुत बढ़िया जी। तो ये चाहे तो आप रेट डिवाइड कर लो, चाहे आप रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर लो। रेट कांस्टेंट जो टी टेम्परेचर पे था और उससे 10 बढ़ाने के बाद उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और एक पहले ही जो टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट था, जब मैं उसको डिवाइड करता हूं तो या तो 2 आता है या फिर 3 आता है, या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी को क्या कहते हैं हम भैया, क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। फॉर सम ऑफ द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो कम भी पाया गया है, 1 से कम भी पाया गया है। ज्यादातर रिएक्शन के लिए 2 आता है, कुछ रिएक्शन के लिए 3 भी आता है, और कुछ रिएक्शन के लिए 1 से कम भी पाया गया है। यानी कि टेम्परेचर के साथ आपका रेट कम हो भी सकता है, बट वो बहुत कम रिएक्शन है। और उसमें से एक एग्जांपल कौन सा है भाई, 2NO reacts with O2 to give 2NO2। बहुत बढ़िया जी। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पे एक सवाल कर लेते हैं भैया। देखते हैं भैया हमारे एडिटर साहब ने क्या भेजा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 3। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा 3 है, यानी कि 10 डिग्री राइज करने पे रेट कितना बढ़ता है, 3 टाइम्स बढ़ता है। हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 केल्विन। ये तो मुंह जबानी हो जाएगा भाई, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, उनके लिए हम करके दिखा देते हैं भाई। नहीं बोलो जी हाँ ना, हमारे स्टूडेंट बोलते ही नहीं है। तो हम देखेंगे भाई 0 से 10 डिग्री पे 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। फिर 10 से 20 डिग्री यानी 20 केल्विन बढ़ाया तो फिर 3 टाइम्स बढ़ गया होगा। बहुत बढ़िया जी। फिर 20 से 30 डिग्री गए होंगे तो फिर 3 टाइम्स। तो कितने टाइम्स हो गया हमारा रेट, 3 × 3 × 3, 3 × 9 27 टाइम्स हो जाना चाहिए हमारा रेट। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो चुटकियों में हो गया भाई। आगे देखते हैं भाई। अब हमारे एक सज्जन साहब आए। सज्जन साहब कौन भाई, साइंटिस्ट है। उन्होंने कैसे बताया कि हमारा जब 10 डिग्री राइज करता है तो कैसे हमारा रेट बढ़ता है। उन्होंने एक मैक्सवेल का ग्राफ था जिसमें कोई भी रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको उन्होंने एनर्जी के साथ क्या कर रखा था, प्लॉट कर रखा। देखो ऐसा समझते हैं, एक कंटेनर में आपने क्या लिया,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब उन्होंने सोचा भाई कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो उन्होंने इस कंटेनर में हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को प्लॉट किया। यानी मॉलिक्यूल एक साइड ले लिए, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कहां ले लिए भाई, एक साइड ले लिए, और एक साइड क्या ले ली इन्होंने, एनर्जी ले ली। इन्होंने मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर साइड ले ली और एनर्जी क्या ले ली भाई, एक साइड ले ली। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, क्या करना चाह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा। तो इन्होंने जो भी टेम्परेचर था उस टाइम पे एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ क्या आया, कुछ ये आया भाई, ये क्या आया जी, ये ग्राफ आया। बहुत बढ़िया बात, हमें समझ में आती है चीजें, ठीक है। उसने क्या कहा भाई कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी बहुत कम, इस एक्सिस पे एनर्जी है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी होगी बहुत ज्यादा। तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी सफिशिएंट होगी कन्वर्ट होने के लिए। तो उसने क्या कहा भाई कि सिर्फ इतने मॉलिक्यूल, ये जो व्हाइट पोर्शन से दिखा रहे थे, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। किस टेम्परेचर पे भाई, इस T1 टेम्परेचर पे। बहुत बढ़िया। फिर उसने क्या करा, उस कंटेनर में टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया भाई, 10 डिग्री से बढ़ा दिया। और फिर जो मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी मेजर की, और उनकी एनर्जी को मेजर करके प्लॉट किया भाई। प्लॉट करने में पता चला भाई कि ये ग्राफ कुछ ऐसा सा प्लॉट हुआ। अब सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या कर गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। देखो इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ती है ना, तो एनर्जी बढ़ गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले भी उतने ही थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी भी उतने ही है। तो इट मींस इस ग्राफ में जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने ही इस ग्राफ में मॉलिक्यूल्स हैं आपके। बात समझ में आ गई भाई। बट अब जितने मॉलिक्यूल्स पहले रिएक्शन करने वाले थे उससे अब क्या हो गए, डबल हो गए। इट मींस रेट क्या हो गया, डबल हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स हो जाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि यही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आपके क्या करेंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में कोलाइड करके। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो भैया उसने कैसे बताया, ये मैक्सवेल के ग्राफ से बताया। किससे बताया जी, मैक्सवेल के ग्राफ से बताया। बहुत बढ़िया। व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। बहुत बढ़िया जी। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स को जरूरत है जिसकी, सो दैट कि वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। जब टेम्परेचर मैं 10 डिग्री से बढ़ा दूंगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हो सकता है ट्रिपल हो जाए। तो इसी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं कि भैया हर 10 डिग्री राइज करने पे आपका रेट कितने टाइम्स हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये कौन से सज्जन साहब थे भाई, ये थे अरेनियस। इन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज के ग्राफ को यूज किया और इन्होंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने और भी बहुत सी चीजें बताई भाई। इन्होंने क्या कहा भाई कि आप अगर, इसको कहते हैं जनरली ऑर्गेनिक में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कह लो या फिर आप कह लो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कह लो। इसमें उन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा क्या कहा भाई, उन्होंने कहा भाई किसी भी रिएक्शन को होने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर वो रिएक्टेंट के पास है तो वो प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो रिएक्टेंट के पास नहीं है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह की एनर्जी चाहिए और किस किस तरह की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कह सकते हैं। तो एक एक्सिस पे मैंने क्या ले ली, एनर्जी। एक एक्सिस पे मैंने क्या ले ली, एनर्जी ले ली। एक एक्सिस पे क्या ले लिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और कुछ जगहों पे लिखा जाता है बॉन्ड मेकिंग प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग, या 100% बॉन्ड मेकिंग 100% बॉन्ड ब्रेकिंग।
इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि भैया बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जैसे जैसे कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। एक साइड हमने क्या ले लिया, एनर्जी। एनर्जी या तो एंथैल्पी से दिखा लो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी से दिखा लो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाई जाएगी और उसका अलग अलग सेंस होगा। तो अभी मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि एक साइड एनर्जी है, एक साइड रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, विच इज कॉल्ड क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इस एनर्जी 0 से लेके यहां तक की एनर्जी को क्या कहता हूं मैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहता हूं। अब आप कहोगे भाई रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जी हाँ, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास पड़ी हुई, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। अब उसको चाहिए कितनी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूरी एनर्जी तो आपकी थ्रेशोल्ड है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, कि रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज, प्रोडक्ट की एनर्जी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी है, इतनी एनर्जी उसके पास है। तो अगर मैं देखूं रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इट मींस ये कैसी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस केस में क्या होगी, रिलीज होगी। डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच जो होगा वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो कि कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, ज्यादा। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन की, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर मैं कहूं कि भाई क्या प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर उनको एक्टिवेशन एनर्जी दूसरी चाहिए होगी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे उनको देनी पड़ेगी, सो दैट कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ ग्राफ है भाई, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं, वो सब बताया गया है। तो चाहे आप रिएक्टेंट की एनर्जी कह लो, या फिर अगर एक से ज्यादा है तो सबकी एनर्जी कह लो, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या हो गई आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ HR से डिनोट किया गया है। फिर ये भी दिखाया गया कि समेशन ऑफ HV से क्या बताया गया है कि भाई समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा जी, प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज के बारे में हमने बात करी, अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। EA1 जो है, यानी कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और EA2 क्या है हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि भैया कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पिछली बार हमने ले रखी थी जो थी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, जनरली रिलीज होती है, और क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये एनर्जी है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इट मींस ये वाली कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें भी देखते हैं भाई क्या इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, बिल्कुल है जी। रिएक्टेंट को कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, इसे क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट को मुझे रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर यहाँ पे देखूं तो इसको भी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिएक्टेंट को जरूरत है, इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर उसको देखूं प्रोडक्ट को तो उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है सो दैट कि वो कन्वर्ट हो सके रिएक्टेंट में, तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत बढ़िया जी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहेंगे? ये 0 से लेके यहां तक, इसको क्या कहेंगे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं भाई। एक सवाल कर लेते हैं भाई, सवाल बहुत ही प्यारा है, तो आप इसको पहले देख लीजिए अच्छे से और फिर हमें बताइए। आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर इसको करके हमारे पास आइएगा। नीचे का आंसर मत देखिएगा, हम तो डायरेक्ट कर देते हैं भाई, हमें तो टाइम कम लगाना है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। क्या दिया है सबसे पहले वो पढ़ लो भाई। क्या कह रहा है? यूज द डायग्राम बिलो, ये डायग्राम यूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले कह रहा है ए, इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? बताओ भाई क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो क्या आएगा भाई? डेल्टा ई जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो रिएक्शन कैसी हुई आपकी? एक्सो हुई, एंडो हुई? एंडोथर्मिक हुई, है ना। अगर प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और ये किसकी बात कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, यानी रिएक्टेंट का कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन? कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा ई की? डेल्टा ई क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि डेल्टा ई क्या है? फाइनल, यानी ई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दूं। कितना है भाई प्रोडक्ट की एनर्जी? प्रोडक्ट की एनर्जी है आपकी 20, रिएक्टेंट की एनर्जी है आपकी 0, तो 20 प्लस 0, 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा भाई? 20। तो कितनी यूनिट क्या चल रही है? यूनिट इन्होंने ऑल्दो नहीं दी है, यूनिट इन्होंने हमें नहीं दी है, तो किलो जूल पर मोल मान के चलते हैं, किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन ईच डायरेक्शन? ईच डायरेक्शन, चाहे फॉरवर्ड की हो और बैकवर्ड की हो। तो फॉरवर्ड के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? ये हमारा है थ्रेशोल्ड। क्यों? यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है भाई, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए सो दैट कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये कितनी है भाई? 50 है। फॉरवर्ड के लिए कितनी चाहिए? कहां बोल रहा है भाई? फॉरवर्ड के लिए चाहिए मुझे 50, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी। और अगर मैं बैकवर्ड के लिए कहूं तो मेरे पास कितनी है? 20 है, 50 मुझे चाहिए, 50 तक चाहिए, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 30। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी हो जाएगी हमारी? 50 माइनस 20, 30 किलो जूल मुझे वापस के लिए चाहिए। तो ईच डायरेक्शन, फॉरवर्ड के लिए 50, बैकवर्ड के लिए 30। अगला देखते हैं। अ कैटलिस्ट इज फाउंड दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय 10 किलो जूल। कह रहा है कि हमने एक कैटलिस्ट लिया जिसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैसे किया होगा भाई? थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, ऑल्दो हमने कैटलिस्ट के बारे में आपको नहीं बताया। तो ये तो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था। हमने एक कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट ने आप क्या करी? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है। कितने से कम कर दिया? 10 से कम कर दिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर से बना देते हैं ना, भाई 10 से कम, ये देखो 40 पे आ गया, 10 से कम कर दिया है, ठीक है। हाउ विल दिस कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन? क्या रिवर्स रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा? बिल्कुल भाई, यहां देखोगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमारा रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी की। ये लिख लीजिए, हम थोड़ी देर में बताएंगे कि आर्रेनियस ने ये कैसे बताया भाई, है ना। जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिवेशन एनर्जी के। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होती है तो आपका रेट क्या होता है? कम होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम होती है तो रेट क्या होता है? हमारा ज्यादा होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे भैया, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम हुई तो आप चाहे यहां देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की, उसकी एनर्जी भी क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। पहले इतनी चाहिए थी, अब इतनी चाहिए। अब बैकवर्ड में देखो भाई, बैकवर्ड में आपको देखोगे तो पहले इतनी चाहिए थी,
अब कितनी चाहिए, अब उससे कम ही चाहिए। अब यहां तक ही तो चाहिए, ये है ना, तो कम चाहिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई तो रेट आपका दोनों साइड का बढ़ेगा, रेट आपका क्या करेगा, बढ़ेगा भाई। क्यों, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड क्या हो गई, कम हो गई, तो रेट क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। तो आप, आई होप आप सभी ने सही सवाल किया हो और आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत आई आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैटालिस्ट के बारे में और कैटालिसिस के बारे में। कैटालिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैटालिस्ट दो तरीके का होता है भाई, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव। हमने पीछे भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी और मैंने बताया भी था आपको, पर जनरली आज के टाइम पे कैटालिस्ट जो माना जा रहा है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट ही माना जा रहा है। उसको कहते हैं भैया, कैटालिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस ही करता है। और दूसरा जो नेगेटिव कैटालिस्ट है उसको पॉइजन कहते हैं, जो क्या करता है, आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इनहिबिटर भी बोला जाता है आज के टाइम पे उनको, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। तो कैटालिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर मैं बात करूं डिटेल में तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा भाई, आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे आपका रेट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता कैसे है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है बाय गिविंग डिफरेंट पाथ। वो जिस मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन जा रही है वो मैकेनिज्म ही चेंज कर देगा, और जैसे ही वो मैकेनिज्म चेंज करेगा एक अलग पाथ आ जाएगा, और उस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और उस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो आपकी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शार्पली इंक्रीज करेगा भाई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के बारे में बात करूं तो आपके पास अल्कीन था और आपके पास हाइड्रोजन गैस थी। अगर मैं उसमें क्या करूं, दोनों को ऐसे ही एक कंटेनर में डाल दूं और रिएक्ट कराने की बात करूं तो ये गैस मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर जाएंगे पर रिएक्ट नहीं करेंगे एक। बट अगर मैं वहीं पे मेटल सरफेस दे दूं उनको तो क्या करेगा, पहले अल्कीन आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, अब वो रुक गया एक पोजीशन पे, पहले वो मूव कर रहे थे, फिर आपका हाइड्रोजन आके उस पर क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और फिर उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। ये कुछ ऐसा होता है भाई, जो मेटल सरफेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन में दे देता है, उससे जो डबल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, वो टूट जाता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब वो जो है वो रिएक्टिव हो गया। दूसरा H2 मॉलिक्यूल जब आएगा वो अल्कीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाले एच बॉन्ड क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे। इसको थोड़ा ऐसे सा है भाई, देखो मेटल सरफेस प्रोवाइड कर देता हूं मैं, ये मैंने मेटल सरफेस प्रोवाइड कर दिया। इस पे क्या करा भाई, अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे जिसपे आपका अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 आके जुड़ गया। इस मेटल सरफेस ने इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने चालू किया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसका जो दूसरा बॉन्ड था वो क्या कर गया, दूसरा बॉन्ड टूट के क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब आपका मूव करता हुआ H2 आया, H2 ने क्या करा भाई, इसके पास आके एड्सॉर्ब होने लगा, और ये वाला बॉन्ड तो बनने लगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या करने लगा, टूटने लग गया। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई ऐसी सी, कुछ ऐसी सी। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये मेटल सरफेस है आपका, इस पे क्या हुआ, CH2 और यहाँ पे H, ये H, और ये वाला बॉन्ड आपका बनने लगेगा, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा, और आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज CH3CH। तो मेटल सरफेस ने क्या किया भाई, आपका पाथ डिफरेंट करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ, उससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो आपका रेट क्या कर गया, शार्पली इंक्रीज कर गया भाई, रेट आपका कर गया शार्पली इंक्रीज, ऐसा सा कुछ। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के बारे में। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं तो उसको मैं डायरेक्टली यूज करूंगा।
तो हमारे पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, सेम जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था थोड़ा वैसा सा है कि कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने डिफरेंट पाथ दे दिया है। तो आपका ये जो अल्कीन और हाइड्रोजन है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जब आपका कैटलिस्ट नहीं पड़ा था, तो उनको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो चाहिए थी क्या? ज्यादा। और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब रेट क्या? कम। बट आपने जैसे ही उस पाथ में कैटलिस्ट डाला तो अब आपको क्या मिल गया? डिफरेंट पाथ मिल गया। उसकी वजह से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर गई? शार्पली डिक्रीज कर गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर गया? शार्पली इंक्रीज कर गया। ऑल्दो आपका रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट सेम था, इट मींस रिएक्शन की एनर्जी यानी कि डेल्टा एच में चेंज कहो या डेल्टा यू में चेंज कहो या डेल्टा ई में चेंज कहो, वो क्या रहा? सेम। क्योंकि वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, वो क्या है? सेम। कैटलिस्ट ने उनकी एनर्जी को कोई चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन चेंज की, जिससे पाथ चेंज हो गया, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज, और रेट क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। इसी चीज को आरेनियस ने अलग तरीके से समझाया भाई, उसको जस्ट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट कैटलिस्ट के थोड़े से फायदे समझ लेते हैं भाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या क्या करता है, ठीक है जी, देख लेते हैं भाई कैटलिस्ट क्या क्या करता है। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन नहीं करवाता, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट करेगा। दूसरा चीज, कैटलिस्ट आपका कंज्यूम नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट उसका जो है वो सफिशिएंट है रिएक्शन को कराने के लिए। जितना आप डालोगे उतना ही आप निकाल सकते हो बाहर। तो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द रिएक्शन, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम में कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को, अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में है, और आपने उस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला, तो उसने क्या करा भाई? इस फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर दिया और बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर दिया, और उससे इक्विलिब्रियम अचीव तो जल्दी हो गया, बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं किया। और पोजीशन चेंज नहीं हुई, इट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं किया, उसने सिर्फ आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या किया है? फास्ट किया है। बहुत बढ़िया। कैसे फास्ट किया है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका सेम रहेगा, हैंस डेल्टा जी नोट भी आपका सेम रहेगा। इट सिंपली लोवर्स द टाइम नीडेड, टाइम नीडेड कम कर रहा है भाई, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर दे रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर दे रहा है, अगर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बस टू अटेन द इक्विलिब्रियम, आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता भाई। वो कैटालिस्ट आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आरेनियस ने एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन दी कि भैया कौन सा, तो रिएक्शन होती कैसे है, मेरे को ये समझाओ भाई। आरेनियस ने क्या कहा भाई कि हमने देखो तुम्हें मुद्दा समझा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ जाता है ना। हमने पढ़ा था ना डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द फैक्टर्स, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो आरेनियस ने क्या कहा भैया कि अगर आपका रिएक्शन आपको करानी है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसने क्या कहा भाई? आरेनियस ने एक इक्वेशन दी अपनी,